Hello my dear students, welcome to SSC JEE 2024 टॉपर्स टॉक ऑन मेडिजी प्लेटफॉर्म। आज हमारे साथ जुड़े हैं रोहन कुमार साहनी। ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, इसी के साथ साथ ये मेडिजी के स्टूडेंट हैं और इन्होंने SSC JEE 2024 क्लियर करा है और इनको जो डिपार्टमेंट मिला है वो है BRO। सबसे पहले तो रोहन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके परिवार को कि आपने SSC JEE एग्ज़ाम क्लियर करा एंड वेलकम टू मेडिजी प्लेटफॉर्म। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा रोहन कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है, आपने बीटेक कहाँ से कंप्लीट करा। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी। मेरा नाम रोहन कुमार साहनी है और मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मऊ गांव उतराई का रहने वाला निवासी हूँ। ओके। पर मेरे पेरेंट्स अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं और उसी कारणवश मेरा स्कूलिंग भी वहीं हुआ है। टिल 8 तक मेरा महर्षि विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल से मैंने पढ़ा और उसके बाद क्लास 10 का स्कूलिंग मेरा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से हुआ है। ठीक है। उसके बाद मैंने +2 अलॉन्ग विद कॉलेज का ग्रेजुएशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करा है। ठीक है। 2020 का मैं पास आउट हूँ। ओके। सो कैसे रोहन आपने डिसाइड करा कि लाइक आई वांट टू गो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन या मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, ये कैसे डिसाइड हुआ? ये डिसीजन एक्चुअली ऐसा था कि 2020 के बाद शट डाउन हो गया था। ओके। और कोरोना काल आ गया था, उस कारणवश मैं कहीं जा भी नहीं पाया और प्रिपरेशन करने के लिए ऑब्वियस था कि मतलब दिल्ली आना पड़ता था। तो वैसे ही और उसके कारण 2020 के बाद तो अपॉर्चुनिटी ऐसे ही बंद थी। और मेरे फैमिली बिजनेस में था, मतलब मेरे पिताजी के साथ मैं अपना उनका मदद में कर दिया 2 साल तक। ओके। सो 20 से लेकर 22 तक आप फैमिली बिजनेस में थे एंड देन 22 के बाद फिर जब चीज़ें नॉर्मल हुई देन यू डिसाइडेड आई वांट टू गो फॉर द गेट। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि मुझे गेट, EAC और जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं उनको टारगेट करना है? एक्चुअली बिजनेस बिट टफ मैम। ओके। फैमिली बिजनेस जो था मतलब तो उसमें ऐसा था कि स्टेबिलिटी नहीं था। लाइक यू हैव टू वर्क टिल मॉर्निंग टिल नाइट। ओके। एंड यू कांट हैव अ लीव डे। ओके। लाइक संडे भी हॉलीडे नहीं होगा। तो काफी हेक्टिक शेड्यूल रहता होगा। जी मैम। तो उस कारणवश एक रियलाइजेशन हिट हुआ कि एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। तो 2023 हाँ जी, तो 2023 में मैं फैसला लिया कि चलो अब कोचिंग करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। Okay, so now you decided to come to Delhi at MEDIZY. जी मैम। Very nice. So रोहन, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी आपके प्री में कितने मार्क्स रहे? अच्छा, थोड़ा सेग्रीगेट करके बताइएगा कि आपके रीजनिंग में कितने मार्क्स आए, GS में कितने आए, टेक्निकल में कितने आए और कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको लग रहा है कि आपके मेंस में आए होंगे? मेरा प्री में काफ़ी अच्छा मार्क्स आए थे। ठीक है। खासकर एप्टीट्यूड में 50 से मेरा 47 आया। ओके, इट्स अ गुड मार्क्स डेफिनेटली। और GS पोर्शन बिट डिफिकल्ट टू स्कोर फॉर टेक्निकल गाइस। हाँ डेफिनेटली। तो उसमें मैंने अच्छा मतलब एवरेज मार्क्स थे मेरे, आउट ऑफ 50 23 आए थे। ठीक है। और टेक्निकल में अच्छा हो गया था, अराउंड 68 था और 68 मार्क्स। जी मैम, आउट ऑफ 100 एंड ओवरऑल नॉर्मलाइज होके 141 आउट ऑफ 200 आपका गया जी मैम स्कोर। एंड मेंस में आपको क्या लगता है आपके कितने मार्क्स आए होंगे, क्योंकि अभी मार्क्स तो टोटल डिस्क्लोज नहीं हुए होंगे, बट एज एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें? आफ्टर बेसिकली आफ्टर 10 to 15 क्वेश्चंस वेयर wrong basically. Okay. So after that I think they could have increased to 40 marks. Okay. So maybe 230. Maybe 230. Okay. So रोहन, थोड़ा सा बताइएगा कि आपने जब SSC JEE एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करी, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, तो ये रोहन का फुल फ्लेज्ड अगर हम बात करें कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ तो ये SSC JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट था। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रोहन ने SSC JEE एग्जाम को क्लियर करा है। सो डेफिनेटली इनकी कोई बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रही होगी जिसकी मदद से इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चीज़ें क्लियर कर ली। सो उस स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, कैसे आप प्रिपरेशन करते थे, क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करा था? जी मैम, बेसिकली 2023 जून बैच में मैं ज्वाइन किया था, आई बैच था और क्लासेस का मैं मतलब पूरा फोकस था कि मतलब क्लासेस करने सही से। ठीक है। क्योंकि क्लास करेंगे तब जाके एक बेस स्ट्रॉन्ग होगा। नो डाउट। हाँ। तो मैंने मतलब कंटिन्यूअस 7 to 8 मंथ्स पूरा फुल फ्लेजेड स्टडी किया था और उसी कारणवश मतलब इसमें मतलब कन्वर्ट हो पाया, मेरा सिलेक्शन हो पाया। तो उसका स्ट्रेटेजी ये था कि मैंने
जो भी नोट्स थे उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। ओके। और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन में हर दिन इन ए साइक्लिक मैनर हमेशा कर रहे थे। जी जी। ओके। अलॉन्ग विद फॉर प्री-1 उसका जो PYQs थे SSC के, मैं उसको हमेशा लगाता करता था इन्हें मतलब सीक्वेंस। ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपको एक सॉइल कंप्लीट करना है, तो मैं ऐसा नहीं करता था कि पहला यूनिट कंप्लीट हो। पहला यूनिट का मान लो कि 200 क्वेश्चन है, वैसा नहीं करके सब सेट वाइज लाइक 20 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर, सेकंड से 20, लाइक ऐसे करके मैं एक दिन में एक कंप्लीट लाइक सॉइल का कंप्लीट कर लेता था। वैसा मतलब वैसा करने से एक हर चैप्टर के साथ कनेक्टिविटी आपकी लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहती है। इट्स अ वेरी नाइस स्ट्रैटेजी एक्चुअली कि अगर आपको पर चैप्टर 100-150 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं तो एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन पूरे ना लगा के हर चैप्टर के 10-10, 20-20 क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो टाइम तो उतना ही लगेगा। अगर आप डेली 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक चैप्टर के ना सॉल्व करके आपने 10 चैप्टर के 200 क्वेश्चन मिला के लगा लिए, फिर नेक्स्ट डे भी आप वही करोगे, फिर नेक्स्ट डे वही करोगे, तो इससे पूरे के पूरे चैप्टर के साथ, पूरे थ्रू आउट सब्जेक्ट के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। सो इट्स अ वेरी नाइस स्ट्रेटेजी एक्चुअली। सो इस तरीके से आप फिर जो है प्रैक्टिस करते रहते थे एंड प्री के लिए आप डेडिकेटेडली प्रिपरेशन कर रहे थे। सो प्री के साथ आपका मेंस का भी साथ में चल रहा था क्योंकि टेक्निकल पोर्शन तो सेम है, काइंड ऑफ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी दी? एक्चुअली मैं प्री के दौरान ही मैंने शायद ESC का भी क्वेश्चंस किए थे, तो ESC में जो लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन आते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं मेंस में। तो उससे आपका डिस्क्रिप्टिव वाइज जो भी आपका थ्योरी वाइज पोर्शन चाहिए होता है सब कवर हो जाते हैं। ओके। एंड ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जितने भी टॉपर्स से मैं मिल रही हूँ, जिनसे भी उनकी जर्नी के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, तो उन्होंने अपने लेवल को डाउन नहीं रखा कि लाइक SSC का अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं सिर्फ SSC लेवल के ही क्वेश्चन करूंगा या सिर्फ JEE के ही क्वेश्चन करूंगा। मेजॉरिटी इवन 99% ऑफ द स्टूडेंट्स जिनका हमने टॉपर स्टॉक किया है, सब ने SSC लेवल के तो क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, बट साथ ही साथ ESC प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस लगाए हैं, गेट के 1 मार्क के भी क्वेश्चंस लगाए हैं। तो उन्होंने बियॉन्ड द लेवल जाके प्रिपरेशन करी है, तब जाके एक अच्छे डिपार्टमेंट तक वो पहुंच पाए हैं और अच्छे मार्क्स लेके आ पाए हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ों को, एग्जाम को क्लियर कर पाए हैं। सो दैट इज़ वेरी नाइस थिंग कि हमेशा अपने लेवल को एक स्टेप अप ही रखो ताकि पेपर इजी आए चाहे पेपर टफ आए, तो हम दोनों सिचुएशन में कंफर्टेबल फील करेंगे। सो रोहन, एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को कैसे मैनेज करते थे? मतलब कितने नंबर ऑफ आवर्स टेक्निकल को देते थे, फिर रीजनिंग भी था, GS वाला पोर्शन था, तो कितने घंटे आप अलॉट करते थे कि ये नॉन टेक पढ़ूंगा मैं इस टाइम पर और इस टाइम पे टेक पढ़ूंगा? फर्स्ट हाफ मॉर्निंग शिफ्ट टू आफ्टरनून शिफ्ट मैंने पूरा डेडिकेटली क्वेश्चंस बेसिकली टेक के किए हैं। उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट होता है आफ्टर लंच, उस समय मैं पूरा आपका GK पोर्शन, ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसका मैं पूरा फोकस किया था। और एप्टीट्यूड का आपका PYQ करने से बहुत काफ़ी है, मतलब वही था मेरा स्ट्रेटेजी। तो हाँ, वैसे रीजनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है और आपने बड़े अच्छे मार्क्स स्कोर भी करे, 47 आउट ऑफ 50। तो रीजनिंग के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि भाई रीजनिंग ये कर लो तो आ जाएंगे 45+ वेरी इजीली? रीजनिंग में मैम ज़्यादा हार्ड नहीं होता, मतलब वैसा बस टाइम का मतलब आपको मैनेज करना पड़ता है कि कम समय में आपको ज़्यादा स्कोरिंग करना है। तो किसी क्वेश्चन में आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते हो एग्जाम के समय। तो मान लो कि आपका पहला गो में नहीं हो पाया, ठीक है, स्ट्राइक नहीं करते कभी कभी, तो सेकंड गो में हो जाएगा। तो मेरा मतलब स्ट्रेटेजी वही था कि आप जितना हो सके फर्स्ट गो में क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो समय के साथ, मतलब मान लो कि 30 मिनट्स में आपका टारगेट है कि हाँ 50 क्वेश्चन करना है एप्टी के खासकर, या 40 मिनट्स ले सकते हैं। तो वैसा करके मतलब आप एक पॉजिटिव माइंड में ज़्यादा क्वेश्चन कर लीजिए और जो नहीं हुए बाद में देखिएगा, वैसा था मेरा। वही थी। तो प्रैक्टिस के टाइम पे भी उसी तरीके से आप चलते थे? कुछ टाइमर वगैरह का यूज करते थे? क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आई कैन से 30 मिनट्स रीजनिंग के लिए टाइम रहता है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है। तो 30 मिनट्स भी अगर हम देखें तो GS का 30 हो गया, 30 रीजनिंग का, एंड देन रेस्ट इज फॉर द टेक्निकल। तो उसको कैसे करते थे? क्या स्ट्रेटेजी रहती थी कि स्पीड बढ़ जाए और एक्यूरेसी भी बढ़ जाए? क्योंकि स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों इंपॉर्टेंट है अच्छे मार्क्स के लिए। जी मैम। तो क्या था उसके लिए? क्वेश्चन रीडिंग अच्छे से आना पड़ेगा, क्योंकि नर्वस नहीं होना है और एक शांत दिमाग से एग्जाम देना मैम। और एग्जाम के एक दिन पहले आपको सोना पड़ेगा सही से, ताकि प्रॉपर माइंड यूज कर पाए। हाँ जी, एक ठीक है इनर पीस ला के रहना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्जाम में कुछ हो पाएगा।
वैसा मेरा था। ओके, सो इसके अलावा टेस्ट सीरीज में आपका क्या था? मार्क्स कभी ऐसा होता था कि मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं? हाँ, बहुत हुआ। मोरल डाउन हो जाता था, मतलब कि ऐसा था कि कंपटीशन हाई हो रहा है तो टेस्ट के मार्क्स कम हो रहे हैं, तो कैसे ओवरकम करते थे? क्योंकि मैं स्टूडेंट से भी मिलती हूँ और उनका भी यही रहता है कि मैम मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बहुत डिमोटिवेशन सा हो रहा है, मुझसे लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट फॉर द एग्जामिनेशन, चलो स्किप कर देते हैं। बट आपने स्किप नहीं करा, आपने उस चीज को रिजल्ट में कन्वर्ट करा। सो डेफिनेटली जब मोरल डाउन होता था तो कुछ ना कुछ तो आप ऐसा करते होगे जिससे आप उस चीज को जो है ना, डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएं और मोटिवेशन बनाए रखें ताकि आप एक लॉन्ग टर्म जर्नी को कंप्लीट कर पाएं। तो क्या स्ट्रेटेजी थी वहाँ पर? मोटिवेशन तो वैसे डाउन हो जाता था टेस्ट सीरीज देने के बाद, क्योंकि जो भी चीज़ आप पढ़े हो थोड़ा सा हाई आते हैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस के लेवल थोड़ा हाई होते हैं, तो उसमें मतलब ये था कि मतलब ऐसा क्वेश्चन आने वाला नहीं, मतलब मन से लगता था कि ऐसा क्वेश्चन आ नहीं सकता, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बिट डिफिकल्ट टू आस्क। ठीक है, तो उसमें मैं वही लेके चलता था कि मतलब जो स्कोप में है उसी को मैं लिख लेता था कि हाँ चांसेस है कि आ सकता है। ठीक है, तो वही कवर करता था मैं। इन टेस्ट एनालिसिस आप करते थे कि कहाँ पर मार्क्स लूज हो रहे हैं, फिर उसको कैसे आपको इम्प्रूव करना है, तो उस वहाँ पर कैसे फॉलो करते थे चीज़ें? टेस्ट एनालिसिस में मैं एक्चुअली जो सब्जेक्टिव वाइज में ज़्यादा था, मतलब तो उसमें कौन सा सब्जेक्ट में मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसको थोड़ा कम पढ़ता था, और जिसमें मतलब ज़्यादा स्कोप है कि मतलब रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो उसको मैं ज़्यादा फोकस करता था, मतलब वैसे था। एंड कुछ ऐसी मिस्टेक डायरी वगैरह बनाई थी? हाँ जी मैम, मैं बनाई मिस्टेक डायरी के बारे में बताइएगा। वो बहुत मोटा हो गया मैम। अच्छा। बना के मैम कम से कम वो 30-40 पेज हो गया वो। ओके, तो उसमें मतलब किस तरह की मिस्टेक्स आपसे होती थी जो इतने सारे पेजेस आपके फिल हो गए? वो मिस्टेक ज़्यादातर आपका सिली मिस्टेक होती है। सिली मिस्टेक्स, ओके। क्योंकि ऐसा लगता था कि ये क्वेश्चन तो होना ही है, मतलब तो उसमें ज़्यादा फोकस नहीं करते थे हम लोग। ओके। तो उस कारणवश मतलब जो आसान चीज़ है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते थे, वो जो चीज़ नहीं करना चाहिए, उसी में आपका स्कोरिंग है, मतलब उसी में आपका रैंक चला जाता है। बिल्कुल, हाँ। सो बहुत सारे स्टूडेंट जो 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी आपको देख रहे हैं, नो डाउट। उनके एग्जाम में भी अगर आप देखोगे तो 7-8 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली है, तो आप उनको क्या सजेशंस देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी क्लियर कर पाएं और बहुत अच्छे डिपार्टमेंट तक पहुंच पाएं? प्रिपरेशन करना है तो एक फाउंडेशन चाहिए, और फाउंडेशन जो मुझे प्राप्त हुआ मतलब मेडिजी के कोर्स करके हुआ, और इसके लिए तुम्हें डेडिकेटेडली मतलब अपना समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब आप 1 महीने में कंप्लीट कर दोगे सिलेबस, नहीं हो पाएगा वैसा। एक प्रिपरेशन एक जर्नी है, और जर्नी को आपको एंजॉय करके चलना पड़ेगा, और स्मॉल टारगेट्स लेके ही आपको एक बड़ा गोल की तरफ ले जाएगा। वही है मेरे तरफ से। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, और ये बात आप लोगों के लिए भी समझने वाली है कि जो आप 1 मंथ 2 मंथ स्ट्रैटेजीज बनाते रहते हो, इससे काम नहीं चलेगा। एक फाउंडेशन अपना बिल्ड करिए, एक बेस बिल्ड करिए, एंड उसके बाद आप मल्टीपल एग्जाम्स को भी टारगेट करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। आप देख भी सकते हो रोहन को, रोहन ने सिर्फ एसएससी ही नहीं और भी मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करा, गेट एग्जाम दिया। अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे, रोहन ने गेट 2025 का एग्जाम भी लिखने का प्लान करा है, जो कि आपका 15 एंड 16 फरवरी को होने वाला है। तो ये मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए या किसी भी एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बेसिक फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो आप आई थिंक अच्छे कंटेंट से ही बिल्ड कर सकते हो। आपको कॉम्प्रहेंसिव थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। सो रोहन, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको लगा हो कि अगर मैं ये मिस्टेक्स नहीं करता तो मेरे मार्क्स और इम्प्रूव हो सकते थे, ऐसा कुछ आप स्टूडेंट को बताना चाहें? वैसा तो बहुत स्कोप है मतलब इम्प्रूव करने का। ओके। तो कुछ ऐसी 2-4 चीजें जो आपको लगता है कि ये मैंने मिस्टेक करी है, बट आप अपनी प्रिपरेशन में मत करना। हाँ, ऐसा कुछ? वैसा मैम शॉर्ट नोट्स तो बनाना ही है, जरूरी है, वो तो है ही। और जो नोट्स होते हैं उनका रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। महीने में एटलीस्ट एक बार नोट्स तो देखना ही पड़ेगा, जो भी सब्जेक्टिव के हैं। वैसा कुछ तो है नहीं। ऑलराइट, सो रोहन, आपसे बात करके बड़ी मज़ा आई मुझे, एंड आपकी जर्नी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन आल्सो, एज वेल एज फॉर अदर एग्जाम्स। डेफिनेटली आप यहाँ रुकने वाले नहीं हो, यू विल गिव सम मोर एग्जाम्स ताकि आप उसमें भी सिलेक्शन ले पाएँ, एंड बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, आपके परिवार को। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।